तो सबसे पहले 40 सवाल होंगे पूरी जीके के। इसमें से साथियों चेक करिएगा कि जो 40 सवाल जीके के हैं इसमें से कितना आपका स्कोर रहता है। देखिए यहां पर अगर बात करें क्या साथियों 20 सवाल आप बिल्कुल सही कर पाते हैं, है ना। तो कुल मिला के साथियों तैयार हो जाइए अपने इस स्कोर को अचीव करने के लिए। पहला सवाल है कह रहे कि अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है, तो मैं कहूंगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। अगला देखिए कह रहे कि सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है, तो अगर आपके एग्जाम में यह सवाल आ जाए तो चार्ल्स कॉर्नवालिस आपको बता देना, यानी कि चार्ल्स कॉर्नवालिस को ही सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम साथियों रॉबर्ट क्लाइव है और रॉबर्ट क्लाइव ही बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए थे। उसके बाद देखिए कह रहे कि जो शिमला समझौता था जो कि 1972 में हुआ था, ये किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, इस पर मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों भारत पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के द्वारा नहीं, इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो के द्वारा, मैं कहूंगा बिल्कुल सही साथियों। ये सवाल अगर आपके एग्जाम में आता है तो जवाब मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है, क्या साथियों ये भारत पाकिस्तान युद्ध से संबंधित है या कारगिल युद्ध से संबंधित है, मैं कहूंगा ये तो कारगिल युद्ध से संबंधित है ऑपरेशन विजय, और ये सवाल साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, मुझे बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के संविधान में इनमें से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है, ये बात साथियों मुझे बता दीजिए। तो ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 का एक कहता है शिक्षा के अधिकार के बारे में कि सबको शिक्षा का अधिकार है। उसके बाद देखिए साथियों सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो यहां पर आपका जवाब जो होगा साथियों वो अशोक हो जाएगा, क्योंकि अशोक के द्वारा ही सांची के स्तूप का निर्माण किया गया था। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए कह रहे कि जो बौद्ध तीर्थ स्थान है साथियों दांत का मंदिर, तो ये दांत का मंदिर मलेशिया में है, श्रीलंका में है, नेपाल में है या चीन में, तो आपको ये ध्यान रखना है साथियों श्रीलंका में है। जो दांत का मंदिर है ना ये कहां पर है साथियों, श्रीलंका में है, ये आपको याद रखना है। कह रहे कि इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो मैं कहूंगा राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा की गई थी। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त साथियों इनका नाम क्या था, तो भैया इनका नाम तो सुकुमार सेन था, और यह सवाल सैकड़ों बार आपसे पूछा जा चुका है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। अगला देखिए कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, तो इनकी नियुक्ति तो साथियों राज्यपाल साहब करते हैं। किनकी, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं साथियों, राज्यपाल करते हैं। और उसके बाद देखिए भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। राइट आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहेंगे साथियों इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया, उसे वैज्ञानिकों ने क्रिस्टल कहा, उसको ठोस कहा, उसको द्रव कहा या द्रव्य कहा, तो उसको साथियों द्रव्य कहा, ये आप लोग याद रखेंगे। इसको साथियों इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसको इंग्लिश में मैटर कहा जाता है, तो ये दोनों चीजें आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए कह रहे कि यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो मैं कहूंगा यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है और तकरीबन साथियों 3690 किलोमीटर की ये नदी है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि किस नदी को पीली नदी यानी कि येलो रिवर के नाम से जाना जाता है, तो किस नदी का जिक्र हो रहा है यहां पर अगर बात करें साथियों आप लोग याद रखेंगे साथियों हुआंग हो। क्या साथियों इसका नाम, इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है हुआंग हो, और हुआंग हो लगभग कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ना साथियों। तो आप लोग याद रखेंगे हुआंग हो जो है ना इसको पीली नदी के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है। देखिए नेपाल से कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है, मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश नेपाल से लगा हुआ है, बिल्कुल मिला हुआ है, उत्तराखंड भी साथियों मिला हुआ है और बिहार राज्य भी मिला हुआ है, लेकिन त्रिपुरा राज्य नहीं मिला हुआ है। अब नहीं मिला है तो यही आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया
तो लाइक कर दीजिए। और अगर साथियों आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल पर आपने अभी तक साथियों सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आपका साथियों अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है और वाकई में क्रैक करना है तो जितना आपको पढ़ाया जाए साथियों उतना आप लोग पढ़िए, क्योंकि पेपर में यही प्रश्न आएंगे, इससे बाहर से पेपर आपका साथियों नहीं आएगा। क्या एग्जामिनर लेगा? सब चीजें साथियों हैक कर ली गई हैं एक तरीके से। अगर बात कहा जाए तो हैक नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस जितना पिछले 5 से 10 सालों का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपके तैयार करवाए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका कम से कम ये पेपर साथियों क्रैक हो जाएगा। भले बुरे नंबर से क्रैक हो लेकिन पेपर आपका साथियों क्रैक हो जाएगा। चलिए, तो नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। कोहिमा जो है साथियों ये नागालैंड की राजधानी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर गंगटोक लिखा हुआ है, तो गंगटोक पता किसकी राजधानी है? ये साथियों सिक्किम राज्य की राजधानी है। इम्फाल की जब हम साथियों बात करते हैं तो ये तो मणिपुर की राजधानी है। कहाँ की? ये मणिपुर की राजधानी है। और दिसपुर की अगर बात करें तो ये तो साथियों असम की राजधानी, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी का नाम क्या है साथियों, मुझे बताइए। तो हिमाचल प्रदेश की पहली राजधानी क्या है साथियों? पहली राजधानी तो शिमला है, लेकिन अगर आपसे दूसरी राजधानी पूछी जाए तो साथियों धर्मशाला आपको बता देना है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। साथियों हम लोग करंट अफेयर के सवाल भी देखेंगे। 30 सवाल तो साथियों हम लोग देखेंगे जीके के। उसके बाद बाकी के 10 सवाल जो होंगे ना साथियों वो आपके लिए करंट अफेयर के लिए लाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट वो करंट अफेयर के सवाल हैं। चलिए, इस सवाल की अगर बात करें करके किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था, तो मैं कह सकता हूं साथियों जो नरसिम्हन समिति थी ना साथियों, नरसिम्हन समिति कब बनी थी? 1991 में बनी थी। क्यों बनी थी? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए बनी थी। उसके बाद देखिए करके नाबार्ड की स्थापना साथियों कब की गई थी, मुझे बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए करके दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो साथियों आपको कमेंट में एक बार आप जरा मुझे बताइए कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ना साथियों, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी इसका साथियों कार्यकाल क्या रहा था? क्या साथियों इसका कार्यकाल क्या रहा था? ये आप लोग एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग टाइप कर दीजिए। और दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं तो इसका कार्यकाल तो 1956 से 61 तक रहा था। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए कह रहे कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी ये किस पर अधिरोपित किया जाता है? तो साथियों ये उस गंतव्य पर अधिरोपित किया जाता है जहां वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है, या उस गंतव्य पर जहां वस्तुएं या सेवाओं की खरीद की जाती है, या उस प्रत्येक राज्य में जहां वस्तुएं एवं सेवाएं पारगमन मोड में होती हैं, या उस स्रोत पर जहां वस्तुएं या सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तो इस सवाल का जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर उस गंतव्य पर साथियों अधिरोपित किया जाता है जहां वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है। उसके बाद देखिए कह रहे कि तमिलनाडु का लोकप्रिय लोक नृत्य इसमें से कौन सा है, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों देखिए कथकली है, ये कहां किया जाता है? ये तो साथियों केरल में किया जाता है। यक्षगान की अगर बात करें ये कहां पर किया जाता है? ये कर्नाटक में किया जाता है। और कुडियाट्टम की अगर बात करें साथियों ये कहां किया जाता है? ये भी केरल में किया जाता है। तो बचा क्या साथियों? कारगम। तो कारगम कहां किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है। उसके बाद देखिए करके विश्व जल दिवस साथियों कब मनाया जाता है? ये आप लोग एक बार मुझे बता दीजिए। तो विश्व जल दिवस साथियों हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए करके प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो किनके जन्मदिन पर साथियों भारत में गणित दिवस मनाया जाता है? बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। तो इनका नाम है श्रीनिवास रामानुजन, और इनके जन्मदिन पर साथियों राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए करके संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले महासचिव कौन थे? तो साथियों अगर पहले महासचिव की अगर बात करें तो कहीं पर त्रिवेदी लिखा हुआ है, कहीं पर त्रिदेली लिखा हुआ है। तो इस टाइप का नाम अगर आता है तो आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम मुझे बताइए। तो साथियों इसका नाम पता क्या था? SLV-3। क्या साथियों? SLV-3 ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। पहला स्वदेशी भारतीय प्रायोगिक उपग्रह प्रमोचन यान साथियों इसको कहा जाता है, और भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान था। ठीक है ना।
उसके बाद देखिए अगला सवाल करके चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इनका नाम साथियों नील आर्मस्ट्रॉन्ग था और इन्होंने साथियों 1969 में चांद पर अपना पहला कदम रखा। और ये किस मिशन के तहत गए थे साथियों? अपोलो 11 के तहत गए थे। क्या? अपोलो 11 के तहत गए थे साथियों, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे के हाल ही में, देखिए 30 सवाल तो आपके हो गए कौन से? जीके के, एकदम इंपॉर्टेंट। अब 10 सवाल हम लोग करंट अफेयर के देख लेंगे, उसके बाद रीजनिंग को देखेंगे और फिर मैथ को देखेंगे। तो आपको साथियों इस वीडियो में बने रहना है अगर आप एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। कह रहे कि हाल ही में इक्विटास स्माइल फाइनेंस बैंक ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इनका नाम बालाजी नुतलापडी है और ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के कार्यकारी निदेशक बन चुके हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस देश के उप प्रधानमंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम ये भारत की यात्रा पर आए हैं? तो इनका ये कहां के हैं साथियों? संयुक्त अरब अमीरात के ये उप प्रधानमंत्री हैं। इनका नाम बड़ा लंबा चौड़ा है, शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम, ये भारत की यात्रा पर आए हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? तो ये साथियों काम कौन सी राज्य सरकार करेगी? हरियाणा राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी। अगला देखिए कह रहे T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन चुके हैं? तो ये साथियों विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाए हैं और ये भारत के पहले ऐसे क्रिकेटर बन चुके हैं। उसके बाद देखिए भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है? तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर आपका जवाब जो जाना चाहिए भारत और नेपाल हो जाएगा, यानी कि भारत और नेपाल देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। उसके बाद देखिए कह रहे कि रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने ISSF विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने साथियों स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जिन्होंने जिन जीता होता है ना साथियों, उनका नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वहां से आपके एग्जाम में सवाल बनता ही बनता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि नोलेन गुड़ संदेश को GI टैग मिला है, तो ये किस राज्य का है? ये ओडिशा का है, पश्चिम बंगाल का है, आंध्र प्रदेश का? मैं कहूंगा ये पश्चिम बंगाल का है। नोलेन गुड़ संदेश, इसको GI टैग मिला है, ये पश्चिम बंगाल का है। कह रहे कि जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो ये साथियों मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि कहां 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला साथियों यहां पर लगाया गया है? तो अगर घेड़ मेला की अगर बात करें, माधवपुर घेड़ मेला कहां पर शुरू हुआ? ये तो साथियों गुजरात में शुरू हुआ है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और अगला देखिए कह रहे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है? तो साथियों एक ही नियुक्त किए गए हैं, जम्मू कश्मीर के भी और लद्दाख के भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं रीजनिंग के सवाल। तो साथियों रीजनिंग के सवाल आप लोग देखिए और उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो रीजनिंग का पहला सवाल है, कह रहे कि साथियों पशु का प्राणी विज्ञान यानी कि पशु का संबंध एक तरीके से ज़ूलॉजी से है, ठीक है ना? उसी प्रकार साथियों बीमारी का किससे संबंध होगा? देखिए अगर बात करते हैं पशु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पशुओं के अध्ययन को साथियों क्या कहा जाता है? ज़ूलॉजी कहा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी प्रकार अगर बात करते हैं बीमारियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बीमारियों के अध्ययन को साथियों रोग विज्ञान कहा जाता है। इसको इंग्लिश में पैथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इसको इंग्लिश में पैथोलॉजी कहा जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि जैसे 11 यहां पर साथियों कुछ मिसिंग आपको नहीं लग रहा है? कुछ मिसिंग साथियों आपको यहां पर नहीं लग रहा है? देख लेते, पढ़ लेते। पहले करेगा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म में दी गई संख्याओं के बीच। अच्छा, मतलब यहाँ पर जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक किस ऑप्शन में लगा है? चारों में से ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि 11 से 132 आखिर बना कैसे है। तो 11 से 32 कैसे बन सकता है? देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 11 के स्क्वायर के आसपास है, यानी कि 11 का स्क्वायर साथियों क्या होता है? 11 का स्क्वायर होता है 121। अगर 121 में साथियों हम 11 प्लस कर देते हैं तो हमें 132 मिल जाएगा। अच्छा, अब यही रूल साथियों, यही लॉजिक आप इसमें अपना लीजिए। देखिए 6 का स्क्वायर करोगे और उसमें 6 प्लस करोगे 48 आएगा? मैं कहूंगा नहीं। 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, क्या 81 हो जाएगा? 9 प्लस करोगे तो 90 आता है, ये भी नहीं होगा।
8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, अगर इसमें 8 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही साथियों 72 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा जो लॉजिक यहाँ पर लगा हुआ है वही लॉजिक आपका यहाँ पर भी लगा हुआ है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहेंगे साथियों 35 है, उसके बाद 34 है, उसके बाद 36 है, उसके बाद 33 है और फिर साथियों 37 है। तो आपको ये बताना है कि अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए अब इसमें लॉजिक ढूंढिए कि आखिर क्या लॉजिक लगा है। अगर आप एक काम करिए 35 से 34, 34 से 36, 36 से 33 ना करके आप कर दीजिए 35 से 36 और 36 से कर दीजिए 37। उसी प्रकार आप 34 से 33 कर दीजिए और 33 से यहाँ पर वाला नंबर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर +1 हुआ है, यहाँ पर भी साथियों +1 हुआ है, लेकिन यहाँ पर -1 हुआ है तो यहाँ पर भी -1 होगा। तो 33 में एक घटाओगे साथियों 32 आ जाएगा। और 32 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है साथियों 20p से यहाँ पर 22n बनाया गया है, फिर 24l, फिर 26। तो साथियों नंबर वाला चीज तो आपको समझ में आ रही है। जैसे कि 20 से 22 हुआ है तो 2 बढ़ाया गया, 22 से 24 हुआ है 2 बढ़ाया गया, इसमें 2 बढ़ाओगे और फिर जब इसमें साथियों 2 बढ़ाओगे तो यहाँ पर 28 आ जाएगा। 28 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी वाले में, तो मैं कहूंगा यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार क्रॉस चेक हम लोग कर लेते हैं। देखिए पी होता है आपका 16 पर और एन होता है आपका 14 पर, यानी कि 2 घटाया गया है। अच्छा एन से एल हुआ है यानी कि 2 घटाया गया, फिर यहाँ पर 2 घटाएगा तो मैं कहूँगा 2 घटेगा तो यहाँ पर एच आ जाएगा। और बिल्कुल सही साथियों 28h यहाँ पर भी लिखा हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। चलिए यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में मोमेंटम को ये लिखा जाता है EMOMNTUM और इन लेटर्स को ये लेटर्स लिखा जाता है। तो आपको बताना है साथियों मैग्नेटिक को क्या लिखा जा सकता है। इन चारों ऑप्शन में से आपको देखकर बताना है। अभी साथियों हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया कि आखिर लॉजिक यहाँ पर क्या लगा है। थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे तो मेरा मानना है कि आपको भी समझ में आ जाएगा। अभी मुझे नहीं पता है कि आखिर इसमें लॉजिक क्या लगा, मैं देखूंगा तब समझूंगा। देखिए मुझे इन लेटर्स को देखकर है ना, और साथियों इन लेटर्स को देखकर मुझे ऐसा लगा कि जो लेटर्स आपके यहाँ पर हैं वही लेटर्स आपके यहाँ पर है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्रम के अनुसार बैठाना है और जो लेटर्स यहाँ पर है वही लेटर्स साथियों यहाँ पर हैं, है ना। तो ये तो लॉजिक आप समझ गए, लेकिन अब बैठाना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ई यहाँ पर लिखा है ना, तो ये पहले पर ले आए, यानी कि जो चौथे नंबर की चीज थी, चौथे नंबर पर थी, वो पहले नंबर पर आ गई। उसके बाद साथियों जो एक तरीके से अगर बात करें फिर आपका ये जो पहले नंबर पर थी ना साथियों, या ये वाली नंबर पर थी, ये यहाँ पर आ गए। उसके बाद OM। अच्छा ऐसे बनाऊंगा, 4 का तो नहीं बनाऊंगा भाई साहब। देखिए ये 4 अलग हो गए, एक सेकेंड, ये 4 अलग हो गए है ना, और ये 4 अलग हो गए। जैसे कि ये लिखा हुआ EMOM और EMOM ये लिख दिया। उसके बाद NTUM जैसे लिखा है तो NTUM वैसा ही लिख दिया गया है। अच्छा यहाँ पर भी अगर 4 करें तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है AUQE, तो AUQE हो गया, और TION जैसे लिखा है तो वैसे लिख दिया गया। तो इसमें भी साथ हमें वैसे ही करना पड़ेगा। NGAM लिख लीजिए, NGAM लिख लिया, और जैसे ये लिखा हुआ है TIC वैसे लिख लिया। अब आपको देखना है कि ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, NGAMETIC, ये साथियों ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, बहुत शानदार सवाल है साथियों। इस सवाल को जरा आप देखेंगे तो मेरा मानना है आपको भी अच्छा लगेगा है, और आपके दिमाग के बारे में भी मालूम पड़ जाएगा कि हाँ आप इस टाइप के सवाल कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि पेट जू सिम को लिखा जाता है ईट गुड मैंगोज। उसके बाद पिस टिम सिम को लिखा जाता है मैंगोज एंड स्वीट्स। टिम जू किट को लिखा जाता है परचेज गुड स्वीट्स। तो आपको बताना है कि ईट के लिए यहाँ पर क्या कोड यूज किया गया है। अब देखिए आप ईट कहाँ पर लिखा हुआ, ईट एक तो यहाँ पर लिखा हुआ, यानी कि ईट का कोड इसमें सही होगा। ईट का कोड पैड भी हो सकता है, जू भी हो सकता है, सिम भी हो सकता है, और कहीं पर ईट लिखा हुआ है देखिए जरा, और कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। यानी कि आपको बताना है साथियों ईट का कोड, लेकिन उससे पहले आपको गुड का कोड और मैंगोज का कोड भी बताना है, तभी तो निकाल पाएंगे साथियों हम लोग। तो ठीक है ना, मैंगोज का कोड और गुड का कोड निकाल लीजिए। अब देखिए गुड कहाँ पर लिखा हुआ है देखिए जरा, है ना। गुड की अगर बात करें, गुड आपका यहाँ पर लिखा हुआ है,
यानी कि यहाँ पर का कोड ये लिखा हुआ है, तो कुल मिला के ये इसमें से गुड का कोड होगा और गुड का कोड इसमें से भी होगा। तो देखिए क्या सेम है, जू सेम है, जू सेम है, टिम सेम है, नहीं है ना, किट भी नहीं। तो मैं कहूंगा जू जो यहाँ पर होगा, यहाँ पर साथियों जू जो होगा ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से जू की अगर बात करें तो ये आपका किसका कोड हो जाएगा, गुड का हो जाएगा। गुड का कोड क्या हो गया साथियों, जू हो गया। उसी प्रकार अगर मैंगोज की बात करें तो मैंगोज का कोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। तो मैंगोज का कोड आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए इसमें से और इसमें से क्या सेम है, सिम सेम है। तो सिम जो हो जाएगा ये साथियों मैंगोज का कोड हो जाएगा। सिम मैंगोज का कोड हो गया, जू गुड का कोड हो गया, बचा क्या, PAT पैट बचा। तो पैट आपका ईट का कोड हो जाएगा। और यही सवाल में पूछा गया था कि ईट का कोड क्या होगा, तो पैट आपका आंसर हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा है, क्या साथियों प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ प्लस है, उसके बाद साथियों गुणा का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस, ये भाग होगा। भाग का अर्थ क्या है साथियों, माइनस। यहां पर मैं लिख देता हूं एक बार। कहा गया है साथियों प्लस का अर्थ क्या है, यहां पर गुणा है ना, और माइनस का अर्थ क्या है साथियों, यहां पर माइनस का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ आपका प्लस हो जाएगा। गुणा की अगर बात करें तो गुणा का अर्थ क्या है साथियों, गुणा का अर्थ यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और भाग का अर्थ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। भाग का अर्थ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नंबर यहाँ पर साथियों जो लिखे हुए हैं ना आपके सामने, नंबर तो बहुत कम है, 15 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। तो इसको आप जरा कैलकुलेट करा लीजिए। कह रहे कि प्लस है, प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा लिख दिया। गुणा है, गुणा का अर्थ माइनस है, माइनस लिख दिया। भाग है, भाग का अर्थ क्या है साथियों, माइनस, तो माइनस लिख देंगे, है ना। चलिए तो कुल मिला के ये चीज अब आपके सामने आ गई है। अब साथियों इसको आपको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। प्लस आपका 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी कि साथियों 110 आपका इस सवाल का जवाब हो जाएगा। और 110 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, डायरेक्शन वाला ये सवाल है। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। देखिए आप एग्जाम हॉल में बैठे, आपको नहीं पता है कि आप किधर है, आपका पूरब किधर है। तो मान लीजिए आप इधर बैठे हैं और आप हमेशा ऊपर वाले को उत्तर मानेंगे, यानी कि अगर कहा जाए उत्तर की तरफ चलिए, ऐसे ऊपर को चलना है। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका साथियों दक्षिण हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका पूर्व हो जाएगा। और ये दिशा क्या हो जाएगी, ये दिशा साथियों आपकी पश्चिम हो जाएगी। अगर आपसे कहा जाए कि दक्षिण पश्चिम की तरफ चलिए तो आपको ऐसे चलना है। एक तो ये आप लोग याद रखेंगे, और एक दूसरी बात आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे कहा जाए दाएं चलिए, दाएं का मतलब होता है साथियों आप अपने सीधे हाथ पर चलेंगे। अगर आपसे कहा जाए साथियों बाएं चलिए, यानी कि आप अपने उल्टे हाथ पर चलेंगे। तो ये दो चीजें होती हैं। अब देखिए अब इस सवाल की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर साथियों आपसे कहा जा रहा है, कहने कि मार्टिन कोई लड़का है, मार्टिन ये अपने घर से पूरब दिशा की ओर चलना शुरू करता है। तो पूरब मान लीजिए यहाँ पर है, तो पूरब इधर को ही तो चलेंगे। तो यहाँ पर अब ऐसा तो पूरब की तरफ आप चले। मार्टिन अपने घर से पूरब की तरफ, घर उसका ये हो जाएगा, फिर घर से पूरब की तरफ चलना शुरू करता है। 10 मीटर चलता है, तो ये 10 मीटर चल दिया। और बाएं मुड़ा, देखिए बाएं मुड़ा यानी कि उल्टे हाथ पे मुड़ा। तो बाएं मुड़ा उल्टे हाथ पे साथियों इधर को मोड़ देंगे और 12 मीटर चलता है। इधर मुड़ता है ना साथियों, तो 12 मीटर चलता है करके फिर वो दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब सीधे हाथ पे मुड़ता है। और कितना चलता है साथियों, 3 मीटर चलता है। तो साथियों इधर जब मुड़ेगा तो 3 मीटर चलेगा। उसके बाद कहने के फिर वो बाएं मुड़ता है, अरे कितनी बार बाएं मुड़ेगा, और 1 चलता है। इधर मुड़ेगा तो 1 चलेगा साथियों, करके फिर पुनः बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। अब 5 चलेगा तो साथियों लगभग कहां पर आ जाएगा, मैं कह सकता हूं यहां पर अगर बात करें 5 चला इधर आ गया, है ना। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो भाई ये दिशा क्या है, ये दिशा क्या है, ये दिशा पश्चिम की तरफ ही तो है। तो मैं कहूंगा पश्चिम दिशा में वो चल रहा है। और पश्चिम दिशा कहां पर लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों ये बढ़िया सवाल लग रहे हैं। अगर आपको ये क्लास बढ़िया लग रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए साथियों इस क्लास को, और कमेंट सेक्शन में जय हिंद का नारा एक बार लगा दीजिए। चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं साथियों अगले नंबर का सवाल। ये आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देख लीजिए और मुझे बता दीजिए मुझसे पहले आपका आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। कहने कि निहाल की घड़ी के अनुसार अभी 1:30 बजे हैं। तो मान लीजिए साथियों निहाल के पास एक घड़ी है ना,
निहाल के पास क्या है, निहाल के पास एक घड़ी है, उसमें अभी 1:30 बजे का समय हुआ है, उसमें अभी 1:30 बजे का समय हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, 1:30 बजे का समय हुआ है। 1:30 कैसे बजते हैं, तो साथियों घंटे वाली सुई तो आपके यहाँ पर होगी ना, और मिनट वाली सुई साथियों आपकी यहाँ पर हो जाएगी, घंटे वाली सुई है, तभी तो 1:30 बजेगा। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये होता है साथियों उत्तर, और ये होता है आपका पूर्व, और ये होता है साथियों आपका दक्षिण, और ये जो होता है ना साथियों ये आपका पश्चिम होता है। इतनी बात आपकी क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात अगर क्लियर है। अब सवाल को देखिए, मुझे बताइए, कह रहे कि निहाल की घड़ी के अनुसार अभी 1:30 बजा, ठीक है, और घंटे की सुई उत्तर पूर्व की दिशा, देखिए घंटे की सुई ये है, उत्तर पूर्व की दिशा ही तो है, उत्तर और पूर्व की दिशा ही तो है साथियों, ठीक है। कह रहे कि यह मानते हुए कि निहाल की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, 30 मिनट बाद मिनट की सुई क्या हो जाएगी, देखिए 30 मिनट के बाद पूरा 2 बज जाएगा, है ना, तो ये जो मिनट की सुई है ये यहाँ ना उठकर साथियों यहाँ पर आ जाएगी, और ये 2 पर आ जाएगी पूरे। तो कह रहे हैं कि जो मिनट की सुई 30 मिनट के बाद आ जाएगी वो किस तरफ आ जाएगी, तो भैया उत्तर की तरफ आ जाएगी, उत्तर की तरफ आ जाएगी। तो इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखे जाइए साथियों, और अपनी रीजनिंग को मस्त करते जाइए, बढ़िया करते जाइए अपनी रीजनिंग को। देखिए कह रहे कि नीचे दिए गए समूह में से उसे चुने जो अन्य से समान नहीं है, छिपकली, सांप, मगरमच्छ और सरीसृप, मुझे बताइए। चलिए देखिए, जैसे कि अगर सांप की बात करें, छिपकली की बात करें या मगरमच्छ की बात करें, ये तीनों जो है ना ये सब के सब सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे अलग क्या होगा साथियों, यही सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश कहता है, मान लीजिए साथियों ये क्या हो गई, ये तस्वीर हो गई, और ये कौन हो गए, ये रमेश साहब हो गए। रमेश साहब कह रहे हैं कि वो, यानी कि तस्वीर की तरफ कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वो मेरे भाई के पिता, देखिए मेरे भाई के पिता किसकी बात चल रही है, इन रमेश के पिताजी की बात चल रही है। अरे भाई रमेश के भाई के पिता कौन होंगे, रमेश के ही तो पिता होंगे। तो रमेश के पिता की एकमात्र बेटी है, यानी कि इसकी एकमात्र बेटी है, तो रमेश की वो कौन होगी, बहन होगी। यानी कि अब किसकी बात चल रही है, रमेश की बहन की बात चल रही है। तो रमेश की बहन का बेटा, यानी कि ये जो है ना साथियों ये रमेश की बहन का बेटा है, तो रमेश की बहन ये हो गई और बहन का बेटा ये हो गया। तो तस्वीर के आदमी से रमेश का संबंध क्या है, तो रमेश और इस तस्वीर का साथियों मामा भांजे का ही तो संबंध हो जाएगा। तो मामा भांजे का संबंध हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, मामा के साथ जाएगा, है ना। चलिए तो कुल मिला कि आपका राइट आंसर जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है किसी परिवार के 5 सदस्य हैं, ठीक है भैया। कह रहे ए बी सी डी ई है, डी बी का पिता है जो ए की पत्नी है, सी डी की बहन है, और ई डी की पत्नी है, ई का ए से क्या संबंध है। तो इस सवाल की अगर हम लोग साथियों बात करें ना, कैसे करेंगे, जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे करते जाइए। डी बी का पिता है, तो बी का पिता कौन यहाँ पर बताया गया है, डी बताया गया है। पिताजी आए तो प्लस लगा दो, मम्मी जी आए तो माइनस लगा दो। डी बी का पिता हो गया जो ए की पत्नी, अब जो ए की पत्नी कौन है, जो का इस्तेमाल जो होता है वो दूसरे वाले के लिए होता है, और दूसरा वाला यहाँ पर क्या है, बी है। पहला वाला डी है और दूसरा वाला बी है, तो ए की पत्नी कौन होंगी, बी होगी। यानी कि ये बी जो होंगी ना साथ, तो ये ए की पत्नी हो जाएंगी, ये पति देव हो जाएंगी, ये पत्नी जी हो जाएंगी। कह रहे कि सी डी की बहन है, यानी कि डी की बहन कौन है साथियों, सी है, तो ये बहन जी हो जाएंगी। और ई डी की पत्नी है, यानी कि साथियों डी की पत्नी कौन है, डी की पत्नी ई है, ये पति हो जाएगी, ये पत्नी हो जाएंगी। अब फिर से समझ लीजिए, ये पत्नी है, ये पति है, और इन पति की बहन भी है एक जिनका नाम सी है, और इन दोनों की बच्चे हैं, इन दोनों के बच्चा कौन है, ये बी है, और बी का पति ए है। तो कह रहे कि ई का ए से क्या संबंध, यानी कि ए क्या कहेगा ई को, तो ए क्या कहेगा ई को। देखिए ये तो पत्नी हो गई, ये मम्मी हो गई, बी की मम्मी हो गई, तो आप पत्नी की मम्मी को क्या कहा जाता है साथों, सासू माँ कहा जाता है। और सासू माँ कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथों उसके बाद देखते हैं अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथों, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सवाल का जवाब साथों यहाँ पर क्या हो सकता है। अच्छा यहाँ पर कथन दे रखा और निष्कर्ष तो दे ही नहीं रखा है ना, निष्कर्ष तो साथों यहाँ पर दे नहीं रखा। अच्छा अच्छा चलिए दूसरे तरीके का लग रहा है मुझे कुछ, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। कह रहे कि सभी कुत्ते काले हैं, तो सभी कुत्ते मान लेते हैं साथियों क्या,
ये आपके कुत्ते हो जाएंगे, है ना, ये क्या हो गए, ये आपके कुत्ते हो गए, और सभी कुत्ते काले हैं तो मान लीजिए सभी कुत्ते क्या हमने कर दिए, काले कर दिए। यानी कि सभी बिल्लियां सफेद हैं, सभी बिल्लियों की अगर बात करते हैं साथियों, सभी 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 बिल्लियां क्या हो जाएंगी, सफेद हो जाएंगी। चलिए अब जरा इसको पढ़िए और मुझे बताइए कौन सा यहाँ पर सही हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है। कह रहे कि कोई जानवर भूरा नहीं, भैया भूरे का यहाँ पर जिक्र ही नहीं किया गया था तो ये गलत हो जाएगा। कुछ जानवर काले हैं और कुछ जानवर सफेद हैं। अच्छा ठीक है, कुछ जानवर काले हैं, हाँ भैया कुछ जानवर काले हैं मैं कह सकता हूं, क्योंकि जब यहाँ पर सभी कुत्ते काले हैं तो ये भी सही हो जाएगा, कुछ जानवर काले हैं। और ये क्या थी, बिल्लियां थी, कुछ बिल्लियां क्या है, जानवर ही तो होती हैं कुछ। जब सभी बिल्लियां सफेद हैं तो मैं कहूंगा कुछ बिल्लियां भी सफेद होंगी, ये कथन सही हो जाएगा। तो ये वाला तो बिल्कुल सही लग रहा है, सभी जानवर या तो काले हैं या सफेद हैं, है ना। देखिए या लग गया है, तो सबसे इससे बढ़िया वाला मुझे ये लग रहा है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है, निर्धारित किया जा सकता है। तो कुल मिला के इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ होना चाहिए। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और फटाफट मुझे आप लोग बताइए आंसर क्या होगा। चलिए वो भूल जाइए साथियों, निष्कर्ष मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं, वो तो ऊपर तो निर्देश है, वो तो आपको पता ही है क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपके निष्कर्ष हो जाएंगे और ये उससे उसके बाद साथियों 3 कथन हो जाएंगे और 2 निष्कर्ष हो जाएंगे। आपको बताना इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर गलत है। कहा जा रहा है कि कुछ खुबानी आड़ू है, तो मान लेते हैं साथियों कुछ खुबानी, है ना, ये क्या हो गई साथियों, ये आपकी खुबानी हो गई, है ना, और इतनी खुबानी आपकी क्या हो गई, इतनी खुबानी साथियों आपकी आड़ू हो गई। पहला वाला कथन कंप्लीट। कुछ कीवी खुबानी है, यानी कि मान लेते साथियों इतनी कीवी क्या हो जाएंगी, इतनी कीवी आपकी साथियों खुबानी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो गया। उसके बाद कह रहे कि सभी खुबानी मौसमी है, सभी खुबानी यानी कि ये सारी की सारी साथियों खुबानी क्या हो जाएंगी, मौसमी हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, ये भी साथियों बना लिया है हमने। अब निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कहने के कुछ मौसमी कीवी हैं, कुछ मौसमी कीवी हैं, बिल्कुल साथियों इतनी मौसमी क्या हो जाएंगी, कीवी हो जाएंगी, तो ये बात बिल्कुल सही कही। कोई भी आड़ू मौसम्बी नहीं है, कोई भी आड़ू मौसम्बी नहीं, बिल्कुल गलत साथियों, इतने आड़ू मौसम्बी होंगे तो ये बात गलत हो जाएगी। मैं कहूंगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऐसा कहां पर लिखा है, ये तो 2 के बारे में बता रहे भाई, एक वाला जो है ना वो ऑप्शन नंबर बी में है, और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि साथियों आपको बताना है हाइड्रोजन गैस और हीलियम, इसके लिए आरेख कौन सा बन सकता है। देखिए ये भी एक गैस है और ये भी एक गैस है, तो मान लीजिए अगर हम ये बना लेते हैं और ये हाइड्रोजन रख देते हैं और ये साथियों आपका हीलियम रख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कहां पर बना हुआ है, ऐसा तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही बना हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों, एक आध सवाल और बाकी है, उसके बाद हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन सॉरी मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए इस सवाल की अगर बात करें, कह रहे कि दी गई आकृति में वृत्त दार्शनिकों को दर्शा रहा है, तो वृत्त की अगर यहां पर हम लोग बात करें ना, एक सेकेंड, तो वृत्त कहाँ है, वृत्त साथियों आपका ये है, ये जो है ना साथियों ये दार्शनिकों को दर्शा रहा है, ये दार्शनिकों को दर्शा रहा है, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज वैज्ञानिकों को दर्शा रहा है, ये इसकी अगर बात करें तो ये वैज्ञानिक को दर्शा रहा है। उसके बाद साथियों कहा गया है कि वर्ग संगीतकारों को दर्शा रहा है, वर्ग जो है ना ये संगीतकारों को दर्शा रहा है, यानी कि जितने वर्ग में नंबर हैं वो सब संगीतकार हैं, जितने त्रिभुज में नंबर हैं वो सब वैज्ञानिक है, जितने सर्किल में नंबर हैं वो सब दार्शनिक है। तो कहा आपसे जा रहा है कि कौन सा उन क्षेत्र व्यक्तियों को निरूपित करता है जो दार्शनिक और संगीतकार हैं लेकिन वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक नहीं है यानी कि आंसर आपका इसमें से नहीं हो सकता, आंसर आपका होगा कि दार्शनिक भी होना चाहिए और संगीतकार भी होना चाहिए। तो एक ऐसा नंबर 2 है जो कि दार्शनिक भी है, संगीतकार भी है लेकिन वैज्ञानिक नहीं है। तो 2 ऐसा नंबर है, मैं कहूंगा 2 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों अब यहाँ से आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन सभी साथियों मैथ्स के सवालों को आप लोग देखिए और चेक करिए अपना स्कोर कि आपका स्कोर कितना रह सकता है। पहला सवाल यहाँ पर है, कह रहे कि 2 संख्याओं का योगफल 20 है, यानी कि 2 संख्याओं का योगफल 20 है, तो पहली संख्या x मान लेते, दूसरी संख्या y मान लेते, इनका योगफल कितना है साथियों 20 है। उसके बाद कहा जा रहा है साथियों कि उनके वर्गों का अंतर 80 है, यानी कि अगर x का वर्ग करा दे और y का वर्ग करा दे और इनको डिफरेंस करा दे माइनस अंतर इनका करा दे, घटा दे, तो इनका इस कितना आ जाता है 80 आ जाता है।
तो कह रहे कि वो दोनों संख्याएं मुझे बता दीजिए। अगर हम साथियों वो दोनों संख्याएं मान ले ये वाली 15 और 25 है, अगर इनको जोड़ते हैं तो 20 तो आता है, इनको जरा वर्ग का कराओ। 15 का क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा, और 5 का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इनका अंतर 80 तो नहीं आएगा, 200 आएगा, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, इनका योग तो 20 है, लेकिन इनका योगफल देखिए जरा 169 और 49, क्या यहाँ पर साथियों आ सकता है? 120 आ रहा है, 80 नहीं आ रहा है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। इसकी अगर बात करें साथियों 121 आ जाएगा और 981, इसका अंतर कराओ जरा साथियों, इसका अंतर भी उतना नहीं आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या ये होगा 144, 12 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64, 0 आ गया, ये कितना आ जाएगा साथियों 14 में से, बिल्कुल ये 80 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा इसका योगफल भी 20 आ रहा है और इनके वर्गों का अंतर 80 आ रहा है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहने के साथियों 2,29,301 में 9 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताइए। तो 9 का स्थानीय मान पता क्या होगा? 9 ढूंढिए, यहाँ पर कहाँ पर है? 9 यहाँ पर है, तो आपने ये 9 लिख लिया। अच्छा, 9 के बाद कितनी संख्या है उतने जीरो लगेंगे, 1 2 3, 3 संख्या है तो 3 जीरो लगेंगे। और 9 का अंकित मान कितना होगा साथियों? 9 होगा। तो इनका अंतर आपसे पूछा जा रहा है, फिर वही साथियों 9 लगाइए। तो 9000 में से साथियों 9 घटाओगे कितना बचेगा? 8991 बचेगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि ए बी सी एक साथ वृत्ताकार स्टेडियम के परितः घूमते हैं, यानी कि साथियों एक वृत्ताकार मैदान होगा, मान लीजिए एक वृत्ताकार सातों मैदान है, उसके है ना इस स्टेडियम के परितः घूमना शुरू करते क्रमशः ए 42 सेकंड, 63 सेकंड, बी सी 84 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाते हैं, तो चलना शुरू करने के कितने समय बाद वे दोबारा मिलेंगे? देखिए अगर कभी भी आपके सामने ऐसा सवाल हो कि 3 लोग हैं और पहला वाला बंदा इतने सेकंड में चक्कर लगा लेता है, दूसरा वाला इतने समय में चक्कर लगा लेता है, तीसरा वाला इतने समय में चक्कर लगाता है, तो ये एक साथ चलना शुरू करते हैं, तो कितनी सेकंड के बाद या कितनी देर के बाद वो दोबारा बिंदु पर उसी बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था? तो ये सवाल कभी भी आपसे अगर पूछा जाए तो 3 नंबर आपको दिए होंगे कुछ इस टाइप से, इनका आपको साथियों एलसीएम निकालना है। क्या इनका आपको क्या निकालना है? एलसीएम, यानी कि 42 का, 63 का और 84 का एलसीएम निकालना है। जो एलसीएम निकल कर आएगा ना साथियों, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसको 2 से कट करें तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। ये तो नहीं कट होगा तो इसको ऐसे लिख दीजिए, 4 और 2 42 आ गया। फिर से 2 से कट करें तो 21 आ जाएगा, 63 का 63 आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2 आ जाएगा। अब 3 से कट करें, 3 7 21, 3 दूना और 3 एकम 3 सत्ते आ जाएगा। अब एक काम करिए, 3 से कट करें, देखिए 7 आ गया, 3 7 21 और ये 7 आ गया। अब 7 से कट होगा तो सब एकदम से कैंसिल हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 तियाँ 12 है ना, 12 तियाँ 36। अब 36 की गुणा 7 से कर लीजिए। 36 की गुणा अगर हम 7 से करेंगे तो 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 हो जाएगा और साथियों 7 तियाँ 21 और 25 हो जाएगा। यानी कि 252 सेकंड के बाद, क्या 252 सेकंड के बाद वो तीनों एक बिंदु पर साथियों मिलेंगे। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। समझ गए? समझ गए ना साथियों ये सवाल? चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए। करके नए बजट में पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे उसका पेट्रोल पर होने वाला खर्च ना बढ़े? ये साथियों लैंग्वेज बदल दी जाती है और बार बार साथियों सवाल पूछा जाता है, कहा जाता है कि एक गृहिणी है, उसका वो जो आटा खरीदती है उसके आटे के मूल्य में है ना 20% की कमी हो जाती है। तो बताइए वो अपनी आटे का खर्चा कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि उसके रुपयों पर कोई फर्क ना पड़े, मतलब उसका खर्चा वर्चा एक समान रहे। या कभी कभी यहाँ पर वृद्धि भी लिखी होती है तो यहाँ पर कभी कभी कमी भी लिखी होती है। जब यहाँ पर कमी लिखी होती है तो यहाँ पर फिर बढ़ोतरी लिखी होती है। तो ये दोनों चीजें आप लोग याद रखेंगे। देखिए आपको पूरे सवाल में, ऐसे सवाल में 1% दिया जाएगा, ये कुछ भी दे सकते हैं 20%, 30%। तो आपको इस टाइप के सवाल में वो प्रतिशत लिखना है और गुणा 100 यहाँ पर लिखना है। अब दूसरी बात साथियों आपको क्या ध्यान देना है, अगर साथियों अगर यहां पर वृद्धि लिखा हो तो आप कर देंगे 100 प्लस 120, मतलब ये जो है ना ये जो लिखा होगा वो 100 में जोड़ देंगे। लेकिन अगर यहां पर कमी लिखा हो तो आप 100 माइनस 20 कर देंगे। तो यहां पर 20 लिखिए, है ना। तो ये साथियों क्या आ जाएगा? 2000 बटे 120 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको साथियों कट करेंगे ना तो 6 आ जाएगा, ऊपर साथियों 100 आ जाएगा। और अगर कट करें तो 3 बटे 50 आ जाएगा। और अगर इसको साथियों कट करें तो 3 एकम 3,
तीन एकम तीन, तीन एकम तीन हो जाएगा, दो जाएगा, तीन छंग 18 हो जाएगा, दो बचेगा, यानी कि 16 सही 2/3% आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो समझ गए साथियों ये वाला सवाल। चलिए अब अगले नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि 13,680 को तीन भागों में बांटा गया है और इस प्रकार बांटा गया है कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है और दूसरा भाग तीसरे भाग का 4:7 है। तो पहला भाग बताइए। हम आपको तीनों भाग बताने की कोशिश करेंगे। यहां पर एक काम करिए, पहला भाग है ना साथियों, जो पहला भाग है साथियों वो कितना बताया गया आपको? पहला भाग बताया गया है तीसरे भाग का, है ना, पहला भाग बताया गया है तीसरे भाग का। अब यहाँ पर का गया है तो साथियों 3/5 आ जाएगा। अब एक काम करिए साथियों, ये तीसरा भाग जो लिखा है ये इधर को ले आइए। किधर को ले आइए? इसके साथियों नीचे को ले आइए, है ना। तो अब आपको पहले भाग का और तीसरे भाग का रेशियो पता चल जाएगा, यानी कि पहला भाग और ये अगर तीसरा भाग नीचे आ जाएगा तो ये यहाँ पर हो जाएगा साथियों तीसरा भाग। तो इसका रेशियो कितना निकलेगा? 3:5 निकलेगा, यानी कि अगर पहला भाग 3 है तो तीसरा भाग साथियों कितना होगा? 5 होगा। अच्छा, उसके बाद इसी प्रकार से दूसरे भाग और तीसरे भाग का अनुपात दे रखा है। दूसरे भाग तो हम डायरेक्ट कर लें, दूसरा भाग और तीसरा भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग इनका अनुपात कितना दे रखा है? 4:7 दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहां पर अगर बात करें, अब मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए पहला भाग साथियों ए है और दूसरा भाग बी है, तीसरा भाग सी है। तो आपको करना क्या होता है साथियों, अब अगर आपको इस टाइप से निकालना है कि पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, इन सब का रेशियो, तो एक काम करिए साथियों, ये होता है A/B और B/C, यानी कि आपको इस टाइप से चाहिए साथियों, चाहिए होता है। अब यहाँ पर B 2 बार लिखा हुआ है, तो एक काम करिए साथियों, ये तीसरा भाग यहाँ पर 2 बार लिखा है तो इसको हम कर लेंगे। यानी कि अगर बात करें साथियों, देखिए ये और ये ऐसे आ जाए, क्योंकि इसकी हमें कैलकुलेशन करानी होती है, तो इसलिए साथियों हमें ये चाहिए होता है। देखिए पहला भाग और तीसरा भाग, ठीक है ना, पहला भाग और तीसरा भाग कितना है साथियों? 3:5 है। और अब हमें चाहिए होगा तीसरा भाग और दूसरा भाग, तो तीसरा भाग 7 है और 4 है, तो 7 और 4 आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, ये पता आपका किस रेशियो में निकलेगा? ये पहला भाग निकलेगा और फिर तीसरा भाग निकलेगा और फिर दूसरा भाग निकलेगा, इस अनुपात में साथियों आपका ये चीज यहाँ पर निकलेगी, है ना। चलिए अब यहाँ पर अगर बात करें तो अब इसको साथियों उल्टा इन बना के मल्टीप्लाई कर दो, देखिए गुणा कर दो। 3 7 21 तो ये हो गया पहला भाग, 7 5 35 तो ये हो गया तीसरा भाग, और 5 चौक 20 ये हो गया आपका दूसरा भाग। तो आपको क्या चाहिए था? पहला भाग कितना होगा? पहला भाग साथियों आपका 21 हो जाएगा। तो कुल मिला के टोटल राशि कितनी थी साथियों? टोटल राशि थी आपकी 13,680 और पहला भाग पूछा जा रहा है तो 21 पहला भाग है। और टोटल कितना, इन सबको जोड़िए जरा, 35 और ये 45 55 हो जाएगा, 55 65 75 एक 76 हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों आपका 76 आ जाएगा, है ना। चलिए 2 से अगर इसको कट करें तो 2 तियां और 2 अट्ठे हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 और यहाँ पर 40 आ जाएगा। और 2 से कट करें तो 19 आ जाएगा, 2 से कट करें 2 तियां 2 चौक और ये आपका आ जाएगा, है ना। इतनी बात साथियों आपको क्लियर? ये 19 है, ध्यान रखिएगा 19 है ये। चलिए, है ना, इतनी साथियों बात क्लियर है। यहां तक आपके सामने कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको साथियों नहीं है? अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए 19 से अगर हम कट करते हैं ना, 19 से कम 19, 19 से कम 19 है, तो कुल मिला के अगर इसको कट करोगे ना तो 180 आ जाएगा। इसको कट करोगे 19 से तो 180 आ जाएगा। 180 की गुणा आपको 21 से कराना है, तो साथियों इसकी 21 से गुणा कराएं तो कितना आ जाएगा? तो आपका 3780 आ जाएगा। और 3780 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ। तो समझ गया साथियों, लफड़ा यहां पर फंस रहा होगा ये वाला, हो सकता हो आपको चीज समझ में ना आ रही हो। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूं कि इनका इस्तेमाल करके हमने पहला भाग और तीसरा भाग का अनुपात निकाल लिया और दूसरे भाग और तीसरे भाग का अनुपात निकाल लिया। अब जो 2 बार है उसकी जरूरत, जैसे कि यहाँ पर भी क्या B 2 बार है। अच्छा, यहाँ पर 2 बार क्या था? तीसरा भाग था। तो जो अनुपात निकलेगा ना साथियों वो पहला भाग और तीसरा भाग और दूसरे भाग में निकलेगा, ठीक है। तो साथियों ये 3:5 ऐसे करके और 7:4 ऐसे करके इसको कैलकुलेशन कराया तो पहला भाग पहला भाग तीसरा भाग दूसरा भाग का अनुपात निकल गया। और फिर ये तो आप जानते हैं, मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं। देखिए दोबारा इस सवाल को एक बार देख लीजिएगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। वैसे मेरा मानना है ये समझ में ही आपकी सवाल आ चुका होगा। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सवाल को और मुझे बताइए राइट आंसर। कह रहे कि 10% की छूट घोषित करने के बाद
25% का लाभ प्राप्त करना है, इसलिए दुकानदार को 360 विक्रय क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। चलिए, तो इसके लिए एक सूत्र होता है साथियों, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसके लिए सूत्र होता है क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, और हो जाएगा साथियों 100 माइनस छूट है। और 100 माइनस छूट कितनी है, 10% है, तो यहाँ पर 100 माइनस 10 आएगा तो 90 यहाँ पर आ जाएगा। और बटे में आपका क्या आ जाएगा, 100 प्लस लाभ आ जाएगा। लाभ कितना है तो 25 है, तो 125 यहाँ पर आ जाएगा। अब क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 360 आपको दे रखा है, और अंकित मूल्य आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, अंकित मूल्य कितना होगा, तो अंकित मूल्य को हम ए और पी लिख लेते हैं, और गुणा 100 माइनस छूट है, तो छूट कितनी दे रखी, 10, तो यहाँ पर साथियों 90 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। 100 प्लस लाभ, लाभ 25 है, तो इसको आप कैलकुलेट करा लो, बराबर लगाए क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। 125 की गुणा किससे हो जाएगी साथियों, 125 की गुणा आपकी 360 से हो जाएगी, 360 गुणा 125, और बटे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और इधर साथियों अंकित मूल्य आपका आ गया, इसको कैलकुलेट करिए, 0 0 9 9 9 चौक 36 हो जाएगा, 125 चौक कितने होते हैं साथियों, 500 होते हैं। तो कुल मिला के अंकित मूल्य आपका कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। और 500 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल देख लें अब साथियों, कुछ एक दो सवाल और बाकी होंगे। कहने कि एक मिश्रण की 80 लीटर मात्रा में दूध है और पानी है, इनका अनुपात कितना है, 3:1 है। यदि ये अनुपात 2:3 करना हो तो मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। देखिए, अगर टोटल कितना है, टोटल 80 लीटर हमारे पास है, और यहाँ पर साथियों इसमें क्या क्या है, इसमें दूध भी है और इसमें साथियों पानी भी है। और अगर बात करते हैं साथियों, दूध का अनुपात कितना है, 3, और साथियों पानी का अनुपात 1 है, यानी कि साथियों ये टोटल कितना होगा, टोटल 4 हो जाएगा ना, यानी कि 4x की वैल्यू साथियों 80 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी साथियों, 20 हो जाएगी। तो कुल मिला के बस वही कर दीजिए, बस वही कर दीजिए, ये x है तो ये 3x है, x ये 20 आ जाएगा, यानी कि अगर पानी 20 है तो ये कितना आ जाएगा, 20 गुणा 3 60 आ जाएगा। टोटल 80 लीटर सब कुछ था ना, तो दूध अगर इसमें 60 लीटर है तो पानी इसमें 20 लीटर होगा, तभी तो 80 लीटर हो पाएगा। तो कहा जा रहा है कि इसका अनुपात जो करना है ना, वो 2:3 करना है। तो मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए, यानी कि हम इस 20 में अगर 20 मिला दें तो इनका अनुपात 2:3 हो जाएगा। देखिए, अगर आप इसमें साथियों 20 मिलाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 60:40 हो जाएगा। तो ये रेशियो 2:3 के हिसाब से नहीं बटेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर हम साथियों इसमें अगर हम इसमें 50 मिला दें तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 60:70 हो जाएगा। ये भी साथियों 2:3 रेशियो नहीं हो सकता, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता आपका, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसको देख लीजिए, अगर इसमें 30 मिला दें तो 60/50 हो जाएगा, नहीं हो सकता। अगर इसमें 70 मिला देते हैं तो 60:90 हो जाएगा। क्या ये रेशियो हो सकता है, 0 0, यानी कि 6/9 कट गया, और काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 3 9, बिल्कुल साथियों ये हो जाएगा 2:3 रेशियो। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।